तो आज पता है आपको हम क्या पढ़ने वाले हैं? मौलिक अधिकार। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र की उस बुनियाद की जो हर नागरिक को सम्मान और आजादी की गारंटी देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के मौलिक अधिकारों की। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा है। तो सवाल उठता है कि ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो अधिकार हैं जो किसी भी इंसान के नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। इन्हें अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा लेकर बनाया गया है और इनका मकसद सिर्फ एक है, हर नागरिक की गरिमा को सुनिश्चित करना। हमारे संविधान का भाग 3 जहां ये सारे अधिकार दिए गए हैं, उसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और यह सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे गहरा मतलब है। जैसे 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा ने राजा की ताकत पर लगाम लगाई थी, वैसे ही ये अधिकार हमारी सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और नागरिकों को ताकत देते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, फिर समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को जानेंगे। इसके बाद हम संरक्षण और विवेक के अधिकारों पर बात करेंगे और फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को समझेंगे। और सबसे जरूरी, इन अधिकारों का रक्षक कौन है और इनकी सीमाएं क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये मौलिक अधिकार असल में है क्या और इन्हें कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है? हमारा संविधान हमें मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार देता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और आखिर में संवैधानिक उपचार का अधिकार। आप कह सकते हैं कि ये वो 6 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हर नागरिक की आजादी की पूरी इमारत टिकी हुई है। अब चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और उन 2 सबसे बुनियादी अधिकारों को समझते हैं जो किसी भी सभ्य समाज की पहचान होते हैं, समानता और स्वतंत्रता। समानता का अधिकार जो हमें अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है, ये पक्का करता है कि कानून की नजरों में हर कोई बराबर है। मतलब किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, इसने अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी सदियों पुरानी सामाजिक बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। अनुच्छेद 19 हमें बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की और कोई भी काम धंधा करने की आजादी देता है। पर इस अधिकार का दिल है अनुच्छेद 21, जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और इसी अधिकार से निकल कर आया है शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21A में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान कैसे नागरिकों को शोषण से बचाता है और हर किसी को अपनी मर्जी से अपनी आस्था चुनने की आजादी देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार खासकर समाज के कमजोर तबके के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाता है, तो वहीं अनुच्छेद 24 खतरनाक जगहों पर बच्चों से काम करवाने को गैर कानूनी बताता है। यह दिखाता है कि हमारा संविधान कितना मानवीय है। और फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये भारत के सेक्युलर ढांचे की नींव है। ये हर इंसान को पूरी आजादी देता है कि वो अपने विवेक से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसकी पूजा पद्धति अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। भारत की खूबसूरती इसकी विविधता में है ना? तो अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो खास तौर पर भारत की इसी सांस्कृतिक विरासत और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 ये दोनों अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा हक देते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का भी अधिकार है। यह भारत की रंग बिरंगी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इतने सारे अधिकार तो मिल गए, पर सोचिए अगर इन अधिकारों को कोई मानने से ही इनकार कर दे तो क्या होगा? यहीं पर आता है हमारे संविधान का सबसे शक्तिशाली हिस्सा, जो इन सभी अधिकारों का रक्षक है। और वो रक्षक है अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ये वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों को असलियत में बदलती है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो इस अनुच्छेद के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? इसके लिए उसके पास 5 तरह के विशेष आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। ये हैं
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। चलिए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सीधा मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये आदेश जारी करके उसे अपने सामने पेश करने को कह सकता है। यह व्यक्तिगत आजादी का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा है परमादेश, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा हो तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकता है। तीसरा है प्रतिषेध, यानी रोकना। ये आदेश बड़ी अदालत छोटी अदालत को तब जारी करती है जब छोटी अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई सुनवाई कर रही हो। और आखिरी दो हैं उत्प्रेषण, जो किसी निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए होता है, और अधिकार पृच्छा, जिसके जरिए कोर्ट किसी व्यक्ति से पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है। अब एक और जरूरी बात, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि ये अधिकार असीमित नहीं है, मतलब इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। संविधान खुद ही इन पर कुछ वाजिब सीमाएं लगाता है, और हां, वक्त के साथ इनमें बदलाव भी हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव आया संपत्ति के अधिकार को लेकर। जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके अलावा भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे देश में नेशनल इमरजेंसी लगने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। साथ ही देश की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों और पुलिस के लिए भी इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो यहां व्यक्तिगत आजादी और देश हित के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। तो हमने समझा कि मौलिक अधिकार क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं। ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक आम नागरिक के तौर पर ये अधिकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।